एक छोटे से शहर में रहती थी मधुमालती अपने परिवार के साथ। उसकी परिवार में दो बहुएं थीं, बबीता और सुजाता। बड़ी बहू बबीता, जिसकी शादी को 1 साल हो गया था, उसके मायके वाले थोड़ा अमीर थे। इस वजह से वो बहुत ही घमंड करती थी, बहुत ही अहंकारी थी वो, और दिन रात अपने मायके वालों की बड़ाई करती थी। उसे शौक करना बहुत पसंद था, नक चढ़ी थी वो। इस वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता था, कोई उससे ज़्यादा देर तक बात भी नहीं करता था। पर छोटी बहू गरीब परिवार से आई थी। सुजाता बहुत ही ज़्यादा नम्र थी और बहुत ही पढ़ी लिखी थी। वो सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी, इसलिए हर कोई उसे पसंद करता था। वो अपनी सासू माँ की फेवरेट बहू भी थी। इस बात से बड़ी बहू को बहुत गुस्सा आता था। पता नहीं क्यों सासू माँ को अपनी छोटी बहू ही पसंद है। इस घर में तो पहले मैं आई थी, 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी, और मैंने तो माँ जी से हमेशा अच्छा व्यवहार ही किया है, पर पता नहीं क्यों वो मुझे पसंद ही नहीं करती है। मेरे साथ तो 5 मिनट बात नहीं करती है, पर देखो कब से छोटी के साथ बैठी हैं कमरे में और बातें कर रही हैं, वो भी इधर उधर की बातें। छोड़ो, मुझे उससे क्या। कुछ भी हो, ये लोग मुझसे जलते हैं, यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। इतने बड़े अमीर परिवार से जो मैं हूँ, मेरी ठाट बाट शान देखकर ये लोग सहन ही नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हें पता है सुजाता, इस बार जो हमारे घर में फैमिली फंक्शन हुआ था ना, बाबा रे क्या मैं बताऊँ तुम्हें तो आना चाहिए था। पता नहीं क्यों सासू माँ ने मुझे बोला कि नहीं, वो तो नई नवेली दुल्हन है। अरे काहे की नई नवेली दुल्हन, अब तुम्हारी शादी को तो 2 महीने होने को आ रहा है। आ जाती मेरे साथ, देख लेती मेरा मायका। तुम्हें पता है, फंक्शन में तो मेरी भाभी ने 75,000 की बनारसी साड़ी पहन रखी थी, अपने मायके से लाई थी वो। वैसे उनके परिवार तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, मेरे परिवार से भी ज़्यादा अमीर। मेरी भाभी तो बहुत ही बड़ी अमीर ख़ानदान से है, और इतना सारा गहना भी उन्होंने पहन रखा था। बाबा रे वो तो अप्सरा जैसी लग रही थी। हमारे कुछ रिश्तेदार तो देखकर जल भुन गए। उन्होंने तो मुझे इतना सारा गिफ्ट दिया, और मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें बोला और वो बहुत खुश हो गई। मुझे बोल रही थी कि तुम कितनी भाग्यवान हो बबीता, कि तुम्हें इतनी अच्छी देवरानी मिली है, और वो तुम्हारे लिए भी उपहार भेजेंगी, ऐसा बोल रही थी। बनारसी साड़ी भेजेंगी, वो भी बहुत ही ज़्यादा कीमती, कम से कम 30,000 की साड़ी तो वो तुम्हारे लिए ज़रूर भेजेंगी। आज ही तो बात हो रही थी सुबह उनसे मेरी फ़ोन पर। नहीं दीदी, आप अपनी भाभी को मना कर देना। अब मैं इतनी कीमती उपहार का क्या करूँगी। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे सासू माँ ने इतना सारा साड़ी मुझे खरीद कर दिया है। हाँ वो तो है, मैंने देखा है, सासू माँ ने तुम्हें इतना सारा साड़ी खरीद कर दिया है। हाँ मुझे भी दिया है, पर इतना साड़ी तो मुझे नहीं दिया है। क्योंकि उन्हें पता है मैं अमीर घर से हूँ। इतना सारा साड़ी मतलब ट्रक भरकर साड़ियाँ मैं लेकर आई हूँ अपने घर से, इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं दिया। पर तुम्हारे घर की हालत अच्छे से पता है सासू माँ को, इसलिए मतलब घर के सम्मान की बात है ना, इसलिए तुम्हारे लिए इतना सारा उपहार खरीदा उन्होंने। वैसे मेरी भाभी जो साड़ी दे रही है, कम से कम 30,000 की साड़ी होगी, तुम्हें मना नहीं करना चाहिए। हाँ सासू माँ ने तुम्हें इतनी सारी साड़ियाँ दी है गिफ्ट में, पर इतनी कीमती नहीं है वो सब। हाँ हमारे पास एक अच्छी साड़ी तो रहना ही चाहिए, है कि नहीं। आजकल जो ज़माना है, लोग तो जिसके पास अच्छे कपड़े हो, कीमती चीज़ें हो, उन्हीं का सम्मान करते हैं ज़्यादातर, है कि नहीं। तो मना क्यों कर रही हो, मेरी भाभी प्यार से दे रही है तुम्हें, तुम भी उनकी बहन जैसी हो ना। वैसे उनका मन कितना भर आया जब मैंने तुम्हारे परिवार की हालत उन्हें बोले तो। अरे बाबा रे, मैंने बोला ना कि तुम कितनी गरीब परिवार से आई हो, तुम्हारी माँ कितना मेहनत करके एक साड़ी की दुकान में काम करके तुम्हें पाल कर पोस कर बड़ा किया है, और तुम्हारी छोटी बहन कितना मेहनत करके पढ़ाई कर रही है, और तुम भी बहुत अच्छी हो पढ़ाई में। ये सब बोला है मैंने अपनी भाभी को।
वो तो बहुत दुखी हो गई और बोला कि मैं ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करूँगी। और बबीता, वो तो तुम्हारी देवरानी है, मैं तो ज़रूर उसे कुछ ना कुछ उपहार में दूंगी, वो खुश हो जाएगी। हाँ। नहीं नहीं दीदी, मुझे नहीं चाहिए, आप बस मना कर दीजिएगा अपनी भाभी को। मुझे नहीं लेना कोई भी गिफ्ट, इतनी कीमती गिफ्ट तो कभी भी नहीं। अच्छा दीदी, मैं आती हूँ, मुझे माँ जी से कुछ काम है, कुछ बात करनी थी उनसे। सच में ये कहावत है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। 30,000 की साड़ी, कभी देखा होगा इस भिखमंगी ने। सुनते ही देखो कैसे बोल रही है, नहीं चाहिए मुझे। मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, पर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मुझे इससे क्या। बड़ी आई, बड़ी अकड़ रही है, बड़ी स्वाभिमानी बन रही है। पर ये क्या क्या बोल कर गई मुझे कि माँ जी से बात करनी है। हाँ, बड़ी ज़रूरी बात करनी है। क्या बात करनी है इसे, क्या खिचड़ी पक रहा है इस घर में। मुझे तो पता लगाना ही पड़ेगा, इस घर की बड़ी बहू हूँ मैं। मेरा सम्मान हो जाएगा अगर ये इस घर में मुखिया बन गई, प्रधान बन गई तो। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका। पर पहले मैं जाकर सुन तो लूँ, ये सास बहू दोनों मिलकर क्या बातें कर रहे हैं, क्या खिचड़ी पक रही है घर में। अब बबीता भी पीछे पीछे जाती है सास बहू की बातें सुनने। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, पर पता नहीं कैसे बोलूँ। मुझे बहुत शर्म आ रही है और हिम्मत भी नहीं हो रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये बातें मैं आपसे कैसे करूँ। अरे बेटी, मैं क्या तुम्हारी माँ नहीं हूँ? बेझिझक होकर मुझसे बोलो बिटिया। क्या बात है? माँ जी, आपको तो मेरे घर की हालत पता है। माँ एक साड़ी की दुकान में काम करती हैं, बहुत ही कम तनख्वाह मिलता है, और छोटी बहन पढ़ाई कर रही है। इस साल उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी, पर पैसों की बहुत ज़रूरत हो रही है। उसकी पढ़ाई हो जाएगी तो वो नौकरी कर लेगी, फिर माँ को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मैंने तो सोचा था कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं नौकरी करूँगी, माँ की मदद करूँगी, पर मैंने शादी कर ली। अब मुझे बहुत ही चिंता हो रही है अपने परिवार का सोचकर। माँ जी, माँ को बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, उन्होंने बहुत ही कष्ट सहकर हम दोनों बहनों को बड़ा किया है। मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया ही नहीं, शादी कर ली, अपना घर बसा लिया, उनका सोचा ही नहीं। पर अब बहुत परेशान हूँ मैं अपनी माँ की थोड़ी बहुत मदद करना चाहती हूँ। माँ जी, मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, अगर मैं ये नौकरी कर लूँ तो मैं अपनी माँ की थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ। माँ जी, पर पता नहीं मैं कैसे आपसे ये सब बोल रही हूँ। माँ जी, बहुत अच्छी नौकरी है, 70,000 रुपये मिलेंगे महीना, और मैं सिर्फ 10,000 रुपये अपनी माँ को देना चाहती हूँ हर महीने, जब तक छोटी की पढ़ाई पूरी ना हो जाए और उसकी नौकरी ना लग जाए। माँ जी, पता नहीं मैं आपसे कैसे बोल रही हूँ ये सब, क्या बोल रही हूँ। मुझे बहुत ही अजब लग रहा है, बहुत ही शर्म आ रही है, पर मैं बाध्य हो गई थी। अरे बिटिया, तुम इतना सब क्यों सोच रही हो? तुम मेरे परिवार की हो और ये तुम्हारा ही परिवार है बेटी। हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे तो कौन होगा? परिवार में तो ऐसा ही होता है ना, एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे का हाथ पकड़ना मुसीबत के समय, यही तो परिवार का कर्तव्य है। बेटी, तुम खुशी खुशी नौकरी ज्वाइन कर लो और अपनी माँ की मदद करो। तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारी नौकरी है, तुम्हें मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है बिटिया। माँ जी, आप मान गई। सच में मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसी सासू माँ मिली है। माँ जी, आपने तो मेरी चिंताएं ही दूर कर दी, सारी मुसीबत भगा दी। सच में माँ जी, मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरी सासू माँ कितनी अच्छी हैं, कितना सोचा इन्होंने मेरे लिए। ऐसी सासू माँ नसीब से मिलता है और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। हाँ, मुझे 70,000 रुपये महीना मिलेगा सैलरी में। मैं अपनी माँ को 10,000 दूँगी, पर सासू माँ को बहुत सारे रुपए दूँगी और बहुत सारा उपहार दूँगी और अपने सर पे बिठा के रखूँगी। सच में कितना अच्छा है, कितना सुंदर है इनका मन। हाँ माँ जी, और एक बात भी बोलनी थी। मैं तो नौकरी करूँगी पर अपना कर्तव्य कभी भी नहीं छोड़ूंगी।
सुबह उठकर मैं नाश्ता बना दिया करूँगी घर के लिए और 6 बजे मैं वापस आ जाऊँगी शाम को, तो रात का खाना मैं दीदी के साथ बना दिया करूँगी। रविवार को छुट्टी रहेगी तो मैं घर की साफ़ सफाई उस दिन कर दिया करूँगी। बस दोपहर का खाना नहीं बना सकती क्योंकि मैं ऑफिस में रहूँगी, बस उसी की चिंता है मुझे। अरे बिटिया, तुम इतना क्यों सोच रही हो? मैं हूँ और तुम्हारी जेठानी है। मैंने बोला ना, हम सब परिवार हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। क्यों ये सब सोच रही हो तुम? सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। और हाँ, मैं एक नौकरानी रखने का भी सोच रही हूँ, पर इतनी जल्दी तो अच्छी नौकरानी नहीं मिलेगी। पर मैं अपनी सहेलियों से और आस पड़ोस में बात कर लूँगी, तुम परेशान ना हो। जल्दी नौकरानी भी आ जाएंगी हमारे घर काम करने, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम चिंता ना करो बिटिया। ओह माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं सच में, मैं क्या बोलूँ और समझ में ही नहीं आ रहा है। ये बोलकर सुजाता अपने सासू माँ के गले लग जाती है और ये सब देखकर बबीता के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये क्या देख रही हूँ मैं? ये सासू माँ कहीं पागल तो नहीं हो गई है? ये बुढ़िया तो मूर्ख निकली। क्या समझती थी मैं इसे? जीनियस समझती थी, पर मूर्ख बुढ़िया है, मूर्ख बुढ़िया। क्या कर रही है देखो। पहले तो इस भिखारन को इस घर की बहू बना दिया। अगर इसका बेटा इतना ही पसंद कर रहा था इसे, तो इसे ज़बरदस्ती मना करना चाहिए था अपने बेटे को। ऐसी लड़की को बहू बनाकर ले आई, अब वो दुखड़ा रो रही है। मायके वालों का घर खर्च नहीं चल पा रहा है। मैं सैलरी 70,000 कमाऊंगी, 10,000 अपनी माँ को दूंगी और सासू माँ ही कर रही हैं। हे भगवान, क्या ज़माना आ गया है। अगर मैं सासू माँ होती तो ऐसे इसकी बोलती बंद करती कि ये बोलना ही भूल जाती। इतनी हिम्मत करके कोई अपनी सासू माँ को बोल सकती है क्या कि मैं अपनी सैलरी से कुछ पैसे अपने मायके वालों को दे दूँगी, मदद करूँगी? क्या ज़माना आ गया है। ये सासू माँ तो किसी काम की नहीं है, पर मैं जेठानी हूँ, अपना दायित्व नहीं भूली हूँ। अगर ये महारानी नौकरी करके मेम बन जाएगी तो मैं क्या बन जाऊंगी? मेड। हाँ, ये तो नौकरी करने चली जाएगी आराम से मैडम जी बनकर, और मैं घर में मेड नौकरानी बनकर काम करूंगी। घर में क्या सम्मान रहेगा मेरा, क्या इज्जत रहेगी मेरी। हे भगवान, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई मेरा सम्मान नहीं करेगा। ये नौकरी करेगी और मैं क्या करूँगी? वैसे काश मैं अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान देती, पढ़ी लिखी होती, पर नहीं, मुझे तो 7वीं में 5 बार फेल होना पड़ा था। क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ। छोड़ो, जाने दो वो सब, पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। जाकर सासू माँ से अभी बात कर लेती हूँ। नहीं, ये तो जल्दबाजी होगा, ठीक नहीं रहेगा। 2-3 इंतज़ार करती हूँ। ये महारानी तो कल से ऑफिस चली जाएंगी, बस 3-4 दिन में ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि एकदम से इस्तीफ़ा देकर घर में बैठ जाएंगी। बड़ी आई, मुझे इस घर की नौकरानी बनाएगी और खुद महारानी बनेगी, हो ही नहीं सकता। अगले दिन से सुजाता ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और वो जैसा बोली थी बिल्कुल वैसा ही करती है। रोज़ सुबह उठकर वो नाश्ता बना देती है और शाम को 6 बजे आने के बाद घर का सारा काम करने लगती है। अपनी जेठानी को खाना बनाने में मदद भी करती है, सब कुछ वो करती है। पर बड़ी बहू को ये सब पसंद नहीं आ रहा है। वो मन में बहुत ही जलन भाव रख रही है अपनी देवरानी के प्रति। अरे बबरे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 15 दिन हो गए हैं मैडम जी के लिए दोपहर को डिब्बा जाता है ऑफिस में। बड़ी आई, रानी जैसे रह रही है ये भिखारन, और मुझे देखो, इतने बड़े खानदान से आई हूँ और मेरी हालत ऐसी हो गई है। इसके लिए डिब्बा तैयार करती हूँ मैं दोपहर को। ना, और अब तक तो कोई नौकरानी भी नहीं आई है इस घर में। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मुझे आज माँ जी से बात करनी पड़ेगी। अब गुस्से में बबीता जाकर अपनी सासू माँ से बात करने लगती है। अरे बेटी, ये क्या बोल रही हो तुम? क्या परेशानी हो रही है उसके नौकरी करने से घर में? कुछ भी परेशानी नहीं है बिटिया। वैसे भी सुबह तो वो नाश्ता बना देती है बेटी, और 6 बजे आने के बाद शाम को सारा काम कर देती है। रोज़ किचन की सफाई करती है। मैं कितना मना करती हूँ उसे, फिर भी नहीं सुनती है। हाँ, कुछ दिन में नौकरानी भी आ जाएगी, तुम परेशान ना हो बिटिया। बस दोपहर का खाना तुम और मैं मिलकर बना देते हैं।
माँ जी, पर आपके घुटनों में, कमर में दर्द रहता है। आप काम करती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे बिटिया, बोला ना, कुछ दिनों की बात है, बस 1 हफ्ते में नौकरानी भी आ जाएगी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? ऊपर से वो बोल रही थी कि नौकरानी की सैलरी भी मैं ही दूंगी। बेटी, हम उसके परिवार हैं। अगर इस मुसीबत के समय हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे तो अच्छा रहेगा क्या? परिवार में हमेशा एक दूसरे का हाथ थाम कर चलना चाहिए, एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, है कि नहीं? बोलो, यही तो परिवार का कर्तव्य है। पागल बुढ़िया, हमेशा यही डायलॉग बोलेगी। उस दिन उसे बोल रही थी, आज मुझे बोल रही है। परिवार ये है, परिवार वो है। परिवार में क्या क्या कर्तव्य होती हैं, परिवार का क्या शक्ति है, मुझे समझा रही है मूर्ख बुढ़िया। कुछ दिन बाद वो इसे अच्छे से सबक सिखाएगी। महारानी तो नौकरी करने लग गई है और परस पकड़कर महारानी जैसे चली जाती है सुबह सुबह 9 बजे। अब कुछ दिन बाद पार्टी करने लगेगी, 10 लोगों से मिलेगी और घर में देर से आएगी, बाहर खाना खाएगी। यही सब शुरू हो जाएगा। फिर इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। मुझे क्या पड़ी है, मैं तो 6 महीने में ही इस घर में बंटवारा कर दूंगी और अपना हिस्सा लेकर आराम से रहूंगी। इस घर में बीच में बड़ी सी दीवार कर दूंगी। फिर वो नौकरी करने जा रही है या कहाँ क्या कर रही है, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुजाता बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अरे ये क्या, रोज़ घर से डिब्बा आता है, पर ये कैसा खाना भेज देती है दीदी मुझे। हाँ, 15 दिन हो गए हैं, रोज़ ऐसा ही खाना आता है। ये कच्ची पक्की सब्जी, ये भिंडी की सब्जी, भिंडी तो मुझे पसंद नहीं है, उन्हें अच्छे से पता है। और ये चावल बिल्कुल कच्चे होते हैं और पानी पानी, और रोटियाँ तो पत्थर जैसी। कैसे खाऊं मैं? ऐसा क्यों कर रही है? आजकल तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, 3-4 महीने हो गया है। और जब भी बात करती है तो ऐसे बोलती है जैसे अभी काट खाएंगी। पता नहीं क्या हो गया है। मुझे लगता है मेरा नौकरी करना उन्हें पसंद नहीं है, पर मैं तो सारा काम घर की कर देती हूँ। क्या प्रॉब्लम है उन्हें मुझसे? समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? सीधे मुंह बात ही नहीं करती। ना बाबा, ये खाना तो मैं ना खा पाऊँगी, बाहर ही कुछ खा लूँगी। ये बातें घर में बताऊँगी तो अच्छा नहीं रहेगा। इतनी शांति है घर में, और सासू माँ कितनी प्यारी हैं, उन्हें कष्ट होगा, घर में अशांति कलेश होगा। तो ठीक है, उन्हें जो चाहे वो करें, मैं कुछ नहीं बोलूँगी उन्हें। और इस तरह दिन बीतने लगते हैं, पर बबीता बिल्कुल नहीं बदलती। वो अपनी देवरानी को बहुत परेशान करती है, घर में बहुत अशांति भी करती है। कुछ दिन बाद बबीता का पति बहुत ही परेशान हो जाता है। बेटा सुरेश, तुम परेशान ना हो, रमेश भी बोल रहा था, वो तुम्हारे लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ रहा है, मिल जाएगी। माँ देखो ना, नौकरी चली गई, कंपनी बंद हो गया, अब तो मैं बहुत परेशान हूँ। ऊपर से तुम्हें पता है ना, इतना सारा लोन ले लिया है मैंने, कार का लोन है और बहुत सारा लोन है। क्या करूँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इतना जगह देख लिया माँ, कहीं अच्छी नौकरी भी नहीं लग रहा है। अब तो 2 महीने हो गए हैं, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है माँ, बहुत परेशान हूँ। अरे बेटा परेशान ना हो, भगवान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। सुरेश की नौकरी चली गई थी और वो बहुत परेशान था। ऊपर से उसकी पत्नी बबीता बहुत ही शौक करने वाली, बहुत पैसा उसने खर्च कर दिया था, जिससे पैसों की बहुत तंगी हो गई थी। छी, मुझे आज समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी मूर्ख हूँ मैं। हमेशा मूर्खतापूर्ण काम ही किया, पहले तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज मैं सुजाता के जैसे कहीं पर अच्छी नौकरी कर रही होती, कुछ ना कुछ तो कर रही होती। ऊपर से मेरे मायके बालों को सर पे बिठा के रखा, अब देखो कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं। भैया भाभी ने तो मुँह ही मोड़ लिया। जब तक इनकी नौकरी थी कितने प्यार से सम्मान से हमसे बात करते थे, पर जब से इनकी नौकरी चली गई तो मुंह मोड़ लिया उन्होंने। रिस्पेक्ट ही नहीं देते, सम्मान ही नहीं देते। दीदी और जीजा जी को कितना सम्मान दे रहे थे उस दिन। नहीं, और नहीं जाऊंगी अपने मायके। क्या करूं मैं, क्या करूं? इतना सारा पैसा शॉप के चक्कर में खर्च कर दिया मैंने, अब कितना परेशानी हो रही है। अब बबीता को अच्छे से शिक्षा मिल गई थी। इस तरह बहुत से दिन बीत गए। एक दिन, भैया मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी नौकरी ढूंढी है, आपको परेशानी
उठाने की और कोई ज़रूरत नहीं है। आप कल ही जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा भैया। बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छी सैलरी है और पोस्ट बहुत अच्छा है। क्या क्या मेरी बहन, तुमने मेरे लिए नौकरी ढूंढ ली है? मैं तो सोच रहा था कि अभी जो भी नौकरी मुझे मिल जाए मैं वो कर लूँगा, पर देखो भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी बहन, सच में भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, हमेशा खुश रहो तुम। उस दिन ये बात सुनकर घर में सब खुश हो जाते हैं और बबीता की तो आंखें ही खुल जाती है। शर्म से वो अपना सर झुका लेती है। उसने कितना गलत किया था अपनी देवरानी के साथ, पर उसी देवरानी ने उसकी मदद की है। सच में माँ जी उस दिन मुझे समझा रही थी कि परिवार क्या है, परिवार का कर्तव्य क्या है। मैं तो कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। मैं माफ़ी मांगूंगी अपनी छोटी बहन से, हाँ सुजाता से। मैंने कितना गलत किया उसके साथ, फिर भी वो अपना कर्तव्य नहीं भूली, वो मुझे अपना मानती है। अब बबीता अपनी देवरानी से जाकर माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो, जलन के कारण मैंने ये सब किया, मैं बहुत ही मूर्ख थी। दीदी वो सब बातें छोड़ो, परिवार में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, पर हमें एक दूसरे का साथ देना है कि नहीं? अच्छा दीदी चलो, आज खुशी का दिन है, एक सुंदर सा डिनर बनाते हैं।